इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि उत्तर प्रदेश के अयोध्या से सामने आ रही है। आपको बताते चले कि एडीएम सुरजीत सिंह की संदिग्ध परिस्थितियों में दर्दनाक मौत हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जो कि उत्तर प्रदेश के अयोध्या से सामने आ रही है, जिसमें कि आपको बताते चले कि एडीएम सुरजीत सिंह की संदिग्ध परिस्थितियों में दर्दनाक मौत हो गई है। आपको बताते चले कि सुरसरी कॉलोनी सिविल लाइन में उनकी दर्दनाक मौत हुई, जहां पर मौत के कारण अभी तक भी अज्ञात बताए जा रहे हैं। वहीं आपको बताते चले कि मामले के बाद सांसद अवधेश प्रसाद वहां पहुंचे और जहां पर हार्ट अटैक से उनकी मौत की जो आशंका है वो जताई जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, जिसमें कि आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के अयोध्या से यह बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसमें सुरजीत सिंह की दर्दनाक मौत हो गई है और जिसके बाद पूरे तरीके से इस खबर के बाद अयोध्या में सनसनी फैल गई है। ये घटना बहुत ही दर्दनाक है और दिल को दहलाने वाली ये है और इस पर और कुछ कहने का कुछ मन नहीं है, दिल नहीं है। बहुत अच्छे अधिकारी थे हमारे, बहुत अच्छे थे, जनता में बहुत अच्छी छवि थी, बहुत अच्छी और बड़ी सेवा इन्होंने किया है। इनके निधन की सूचना पाते ही मैं यहाँ आया हूँ, देखा हूँ। ये दुखद घटना है, दर्दनाक है और इसके आगे कुछ कहने का हिम्मत नहीं है। अभी तक क्या प्रथम दृष्टया क्या नजर आया? अरे छोड़िए, ये विषय नहीं है। ये तय समझो, ये पूरी तरह से दुखद है, दर्दनाक है और अच्छे हमारे अधिकारी थे, बहुत अच्छे थे। पब्लिक में उनकी बहुत अच्छी छवि थी, कहीं कोई शिकायत नहीं, कहीं कुछ नहीं। बहुत बेदाग चेहरा उनका था, जहाँ तक हम जानते हैं। और अब उनकी डेथ हो गई है, कमरे में बारी पड़ी है। इन स्थितियों में कैसे हुआ है, बीमारी थी, क्या था, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं। केवल इतने कह सकते हैं कि बहुत ही दर्दनाक है और दुखद है। बस घटना बहुत ही दर्दनाक है और दिल को। खबरों में आगे बढ़ते हैं। लोक लेखा समिति यानी कि पीएसी के प्रमुख और कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि समिति की पहली बैठक में ही हमने अपने विनियामक निकायों को जो है समीक्षा कर दी थी और स्वतः संज्ञान विषयों पर रखने का निर्णय लिया था। तो वहीं आपको बताते चले कि इसी पर बीजेपी की ओर से अब कटाक्ष किया गया है, जिसमें कि आपको बताते चले कि भाजपा की ओर से नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि आमतौर पर हम अस्थायी समितियों या फिर पीएसी की बैठकों की कार्रवाई पर बाहर चर्चा नहीं करते हैं। हमें दुख है कि पीएसी के अध्यक्ष केसी वेणुगोपाल ने बाहर आकर बाइट दी है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। Of the committee itself, we decided to have a suo subject for review of our regulatory bodies. That is why we called today morning the regulatory bodies of SEBI for review of SEBI. We send the notice, the committee branch send the notice to the concerned people. They, first of all, they sought an exemption, SEBI chairperson sought an exemption from appearing the committee, which we denied. After that, she confirmed. सामान्यतः हम पार्लियामेंट्री कमिटीज, पीएसी या स्टैंडिंग कमिटी की प्रोसीडिंग की चर्चा बाहर नहीं करते। हमें इस बात की बहुत पीड़ा है कि चेयरमैन मिस्टर वेणुगोपाल ऑफ द पीएससी ने बाहर आकर बाइट भी दे दिया और सारी बातें कह भी दी। आज हम लोग बहुमत में थे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, बहुमत के हमारे सारे मेंबर्स खड़े हैं और हम लोग की यही आपत्ति थी कि जो सुओ मोटो आपने फैसला किया कि आप क्या सब्जेक्ट लेंगे, वो किससे पूछ के किया? हम लोग की भी राय ली आपने, लेकिन फाइनल लिस्ट क्या बनाया हम लोग किसी को नहीं मालूम। तो हम लोग इस प्रोसीजर पर अपनी आपत्ति दर्ज करने वाले थे। वी हैड सीरियस रिजर्वेशंस ऑन द प्रोसीजर adopted in the PAC meeting about the selection of subject.
हमारे निशिकांत जी हैं, उन्होंने इस मामले में अपनी आपत्ति माननीय स्पीकर साहब को भी बताई है। उस मामले की भी जांच चल रही है। उस पर निशिकांत जी को कमेटी में अपनी बात कहनी थी। ये ना मुझे सुना गया, बाकी ना निशिकांत जी को सुना गया। अनुराग ठाकुर जी बोल रहे थे, हमारे जगदम्बिका पाल जी बोल रहे थे, प्रफुल्ल भाई जी बोल रहे थे, बाकी मेंबर बोल रहे थे, किसी को नहीं सुना गया। और हम लोग सबों की आपत्ति यही थी कि आपने ये सब्जेक्ट कैसे तय किया। और एक अजीब बात लगी, एक आए वो उठ गए, अपना भाषण लिख करके आए थे और बाहर चले गए। हमें उनके इस कंडक्ट पर बहुत पीड़ा हुई। हम चेयरमैन का सम्मान करते हैं, हम पार्लियामेंट्री कमेटी का सम्मान करते हैं, लेकिन जो मेंबर हैं उनके राय का भी सम्मान होना चाहिए। ये बात हम बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहते हैं। और हमें बहुत पीड़ा हुई है, जो पीएससी का सचिवालय था वो भी उनके साथ वॉकआउट कर दिया। व्हाट इज दिस? खबरों में आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र के कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि महाविकास अघाड़ी में सीटों के बंटवारे पर उन्होंने जानकारी दी और जिस पर उन्होंने यह कहा कि कल हमने 85 की 85 सीटों पर जो है निर्णय कर लिया है और आज शाम या फिर कल तक सीटों की घोषणा हो जाएगी। ये सरकार ने वो जमीन को अभी टीडीआर देने का काम शुरू किया है। नाइक पेट में 35 एकड़ जमीन में ये सरकार ने अभी उसको टीडीआर देने का काम, बिल्डर को बेचने का काम शुरू किया है। महाराष्ट्र में ऐसी कई जमीनें जो सरकार की जमीन है, जनता की जमीन है, ये सरकार ने बेचने का काम शुरू कर दिया है। महाराष्ट्र बचाना हमारा दायित्व बनता है और महाराष्ट्र बचेगा तो ही बाद में सरकार की स्टेटस क्या है। अभी 50 से 85 कल किया हमने और अब आज शाम तक, नहीं तो कल हमारा सीट डिक्लेरेशन हो जाएगा। ये सरकार ने वो जमीन यूपी SSS के द्वारा चयनित ग्राम पंचायत अधिकारियों, ग्राम के विकास अधिकारियों और समाज कल्याण पर्यवेक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने कहा कि हमने 2017 में ही इस बात को तय किया था कि जितने भी भर्ती आयोग और बोर्ड हैं वो पूरी निष्पक्षता के साथ पारदर्शी तरीके से आरक्षण के नियमों का पालन करते हुए भर्ती प्रक्रिया को संपन्न करें। और मुझे प्रसन्नता है कि पिछले 7.5 साल के अंदर हमारी सरकार लगभग 7 लाख भर्तियां की प्रक्रिया जो है पूरे तरीके से पूरी कर चुकी है। इसके लिए हम लोगों ने 2017 में ही इस बात को तय किया था कि जितने भी भर्ती आयोग या बोर्ड हैं वे पूरी निष्पक्षता के साथ पारदर्शी तरीके से आरक्षण के नियमों का पालन करते हुए भर्ती की प्रक्रिया को संपन्न करें। और मुझे प्रसन्नता है कि पिछले 7.5 वर्ष के अंदर हमारी सरकार लगभग 7 लाख भर्ती की प्रक्रिया को पूरी करने की दिशा में अग्रसर हो चुकी है। सरकारी सेवाओं में तो भर्ती हम लोगों ने अब तक संपन्न की है। इसी प्रकार से प्रदेश के अंदर सुरक्षा का एक बेहतर माहौल देने के कारण लाखों नौजवानों के लिए निजी क्षेत्र में भी नौकरी की संभावनाओं को आगे बढ़ाया गया। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि हमने चर्चा की है कि दिल्ली के दफ्तरों के समय में बदलाव किया जाए और जिससे कि एक से ज्यादा और जितनी भी गाड़ियां हैं वो ना रहें। और जिसमें कि आपको बताते चले, आगे उन्होंने यह भी कहा कि जो प्राइवेट डीजल बसें चारों ओर से आ रही हैं उनके लिए परिवहन विभाग से चर्चा हुई है और इसके लिए एक स्पेशल ड्राइव चलाएं और उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाए। हमने एलजी से भी निवेदन किया है कि केंद्र सरकार से बात करें और दिल्ली में कृत्रिम बारिश का प्रयोग करें। और साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि हमने आश्वासन जो है हमें दिया गया है कि वो केंद्र सरकार से इस विषय पर चर्चा करेंगे और इसके नेबरिंग जो स्टेट हैं उनके साथ भी कोऑर्डिनेशन करेंगे। तीसरा जो डिस्कशन जो हमने किया है कि कैसे जो दिल्ली के ऑफिसेज हैं, सरकारी ऑफिसेज हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की जो टाइमिंग है उसको जो है वो
चेंज किया जाए, जिससे एक साथ ज़्यादा से ज़्यादा जो गाड़ियां हैं वो सड़कों पे जो है वो न रहें। इसी तरह से जो डीजल बस जो चारों तरफ से आ रही हैं, सरकारी बसों के लिए तो हमने वहाँ के परिवहन मंत्रियों को चिट्ठी ऑलरेडी लिखी है, लेकिन बहुत सारी प्राइवेट डीजल की बसें दिल्ली में आती हैं। उसके लिए ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को ये डिस्कशन हुआ है कि वो इसके लिए एक स्पेशल ड्राइव चलाए कि जो प्राइवेट गाड़ियां हैं BS3 BS4 की, उनके खिलाफ भी जो है वो कार्रवाई किया जाए। हमने LG साहब से भी निवेदन किया है आज कि सेंट्रल गवर्नमेंट से बात करें और दिल्ली के अंदर कम से कम पायलट बेसिस पे इस बार जो कृत्रिम वर्षा है, आर्टिफिशियल रेन है, उसको लेकर के जरूर हम लोग प्रयोग करें, जिससे कि इमरजेंसी सिचुएशन में जो है वो इस पर कार्रवाई हो सके। उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि केंद्र सरकार से वो इसको लेकर के भी वो भी बात करेंगे। तो ये मुख्य तौर पर बिंदु हैं जिसके लेकर के आज डिस्कशन हुआ है और आगे इसको और कैसे बेहतर बनाया जाए उसके लिए जो है वो डायरेक्शंस जारी करें। कल LG ने एक चिट्ठी लिखी थी सीएम को, कहा था कि जब अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो कुछ सुझाव उन्होंने दिए थे, वो लागू नहीं किए गए। साथ ही साथ ये भी कहा कि 74% जो है प्रदूषण का कारण स्थानीय कारण है जो यहाँ पे। देखिए, आज सारे जो पहलू जो पॉइंट्स LG साहब के नोटिस में था, सभी जो हम लोगों के नोटिस में था, सभी बिंदुओं पर बात हुई है और हमें भरोसा है कि सब लोग मिल करके जो दिल्ली के अंदर युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध अभियान है उसको हम सफल करेंगे। हम सबका एक ही मकसद है, हम सभी भारतीय जनता पार्टी की सरकारों से भी, सभी दिल्ली के लोगों से भी हम एक ही अपील बार बार करते हैं कि सबको मिल करके इसमें काम करना है, क्योंकि प्रॉब्लम साझा है तो समाधान भी सब मिल करके करेंगे तो इसका प्रभाव ज़्यादा होगा। और मुझे उम्मीद है कि आज की बैठक के बाद जो जहाँ जहाँ गैप थे वो और पूरा होंगे। और इस उत्तर प्रदेश के रायबरेली में पति पत्नी के विवाद की भयंकर परिणामित जो है वो साबित हुआ है, जिसमें कि आपको बताते चले कि परिणाम यह रहा कि विवाद के बाद पत्नी ने फांसी लगा ली तो वहीं पति ने ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या कर ली। मामला लालगंज थाना इलाके के सातनपुर गांव का बताया जा रहा है, जहां पर रहने वाले अनिल कुमार के गांव में रहने वाले बाउआ से लगभग जो है वो कई वर्षों से प्रेम प्रसंग चल रहा था और इधर अनिल कुमार शराब ज्यादा पीने लगा था और जिसके कारण उसके पति पत्नी के बीच झगड़ा होता रहता था। आपको बताते चले कि बीती शाम भी अनिल शराब पीकर घर पहुंचा तो पत्नी ने कलह किया और जिसके बाद आपको बता दें कि इसी को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ और पत्नी ने गुस्से में फांसी लगा ली तो वहीं अनिल देर रात को उठा और जिसके बाद पत्नी का शव फंदे से झूलता देखकर खुद भी बाहर निकल पड़ा और जिसके बाद रेलवे लाइन पर प्रयागराज कानपुर पैसेंजर के सामने कूद गया। आपको बताते चले कि पुलिस ने दोनों शवों को पंचनामे के लिए भेज दिया है। क्या मामला है? मामला यह है कि मतलब पहले रात में 2:30-3 बजे करीब तो औरत ने इसकी फांसी लगा ली। फिर उसके बाद कुछ लफड़ा हुआ तो इसका डर हो गया कि मतलब कोई हम फंस न जाए, तो ये झटके में इसने जाके रेलवे में मोड़ रख दिया। कहाँ पे? ये अपने थाना कौन सा है? गांव कौन सा आपका? इसकी शिकायत आपने कहीं की? शिकायत नहीं की, तो रिपोर्ट आई थी तब नंबर बुलाया गया था, वो लोग मौजूद थे, उन लोगों ने बयान लिया तो फिर उसके बाद पोस्टमार्टम। क्या कारण की वजह से हुआ ऐसा मामला? कारण तो हम लोग पता नहीं था, आपस में भाई लड़ते थे दोनों, दारू वारू कभी पी लेते थे, काम भी करता था, ऐसा नहीं कि काम नहीं जाता था, यह कि पीता खाता था, मतलब जैसे शाम वाम को पी खा लेता था। कभी पारिवारिक विवाद छोटे मोटे तो घर में परिवार में तो भाई औरत और उसमें दोनों होता ही रहता है, उसी के कारण वो दोनों शाम को लड़े। मैं गया था घर, समझाया तो बोले चलो ठीक भैया, गया अपने घर, ये थोड़ा बाहर रहता है और हम थोड़ा गांव के बीच में रहते हैं। आप उनको कौन लगते हैं? मैं उसका बड़ा भाई हूँ। क्या नाम है जो मृतक का? अनिल कुमार। और जो दूसरी है उनका क्या नाम है? बउआ। राहुल वर्मा। क्या मामला है? मामला कुछ नहीं है, आपस में दोनों लोग खा पी करके कुछ झगड़ा किए शाम को, उसके बाद नाइट में वो अपने कमरे में सो रहे थे, वो बाहर सो रहे थे उनके आदमी, और कुछ नहीं है, आपस में दोनों लोग विवाद करने के बाद ये शाम को नाइट में गुस्से में फांसी लगा लिया। उसी के सदमे में जाकर के ये पट्टी की तरफ चले गए तो ऐसी घटना हुई। इसकी शिकायत आपने कहीं की थी? जी। आज कहाँ पे आए आप? रायबरेली।
उत्तर प्रदेश के रायबरेली में आध्यात्मिक गुरु योगी अखिलेश्वर महाराज आज रायबरेली पहुंचे और जहां पर उन्होंने हिंदुओं को एक साथ रहने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से 500 साल तक बाबरी कलंक ढोने के बाद मोदी और योगी के प्रयासों से राम मंदिर मिला है, उसी तरह से सारे हिंदुओं को एक रहने से हिंदू राष्ट्र भी बनेगा। उन्होंने कहा कि इस देश में दो ही लोग हैं, एक हिंदू और दूसरे मुसलमान। योगी जी ने कहा है कि हिंदुओं को जातियों में नहीं बंटना है, क्योंकि मुसलमान हिंदुओं को पसंद नहीं करते हैं और वो सुधरेंगे भी नहीं। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। जिन कार्यकर्ताओं के वहां आया हूँ, हमको जाना है प्रतापगढ़। पूज्यपाद रामभद्राचार्य जी की भागवत कथा में रास्ते में ये जगह आई है, इसलिए शुक्ला जी के यहाँ हम लोग अल्पाहार के लिए रुके हुए हैं और यहाँ से हम लोग रामभद्राचार्य जी महाराज की कथा में प्रतापगढ़ जाएंगे। स्वामी जी, हिंदू राष्ट्र को लेकर क्या संकल्पना है आपकी? हिंदू राष्ट्र के लिए जो संकल्पना हमारी है वो आपकी भी, आप जब आप पूछ रहे हैं तो विषय आपको भी मालूम है। हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए सरकार जो कर रही उसे करने देना चाहिए, लेकिन हम सभी को, एक भी व्यक्ति को जातियों में बंटना नहीं चाहिए। हमको ये नहीं हमारे मन में होना चाहिए मैं क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य शूद्र हूँ, अपितु सारे हिंदू समाज को ये मानना चाहिए कि हमारे देश में मात्र दो ही जातियां हैं, एक हिंदू है और एक मुस्लिम है। हिंदू जो है अपने सर्वधर्म की तरफ तो देखता है, लेकिन देश का मुस्लिम कभी भी हमको स्वीकारने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए जैसे को तैसा दे करके मात्र दो ही जातियों को मानना चाहिए, एक हिंदू एक मुस्लिम। हमारे यहाँ कहा गया कि ईश्वर अल्लाह सबको, ईश्वर अल्लाह कि जो 13 नाम सबको सन्मत दे भगवान, ये हिंदू तो मंदिरों में गाता है, हम तो गाते हैं, लेकिन क्या कोई देश का मुस्लिम अपने मस्जिद में गा सकता है? नहीं गाएगा। इसलिए भाईचारे की बात जो है मात्र हम हिंदू और हिंदुओं के साथ रहें, हिंदुओं के साथ रह करके ही करें। ये लोग सुधरने वाले नहीं हैं और हमारी बहन बेटियों की रक्षा के लिए, गाय के लिए, तमाम मठ मंदिरों के लिए हिंदू संगठन होकर के रहना पड़ेगा यदि इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है तो। बिहार के भागलपुर सुल्तानगंज अंचल अंतर्गत खानपुर पंचायत के आभा रतनपुर में सीओ की मिलीभगत से बिहार सरकार की जमीन पर एक बहुत बड़ा खेल का होने का मामला सामने आ रहा है। आपको बताते चले कि सुल्तानगंज सीओ की मिलीभगत से खानपुर पंचायत अंतर्गत आभा कोतपुर में 2 एकड़ 56 डिसमिल का एक बड़ा पोखर, जो कि बिहार सरकार की जमीन है, बिहार सरकार की 2 एकड़ 56 डिसमिल वाली पोखर सुल्तानगंज सीओ से साठगांठ कर आभा रतनपुर के राधे बेटा के नाम पर जमाबंदी कायम करा दी गई है और जिसके कारण आभा रतनपुर के ग्रामीण काफी आक्रोशित हैं। ये पुश्तैनी हम लोगों का पोखर है, 2 एकड़ 56 डिसमिल का, और इसमें छठ पूजा होता है, दुर्गा विसर्जन होता है, ये सब काम इसी में होता है। ये पोखर बिहार सरकार का है, ये बिहार सरकार का है। लीज पर तेज नारायण सिंह को मिला था। तेज नारायण सिंह ने इस लीज को जो है राधे बैठा के नाम पर ट्रांसफ़र किया, वो मर गया है, उसके बाद लीज समाप्त हो गया। फिर भी उसका लड़का जो है इस पोखर पर जो अतिक्रमण कर लिया है और सभी को प्रताड़ित कर रहा है। आवेदन दिया है? हाँ, सीओ साहब को आवेदन 3-4 बार दिया, लेकिन उन्होंने कोई अभी तक जो है इसके बारे में कोई कार्रवाई नहीं किया। पोखर जो है ना सर, बिहार सरकार की, अब केना यहाँ अवैध करना है इतने जगह पर 2 एकड़ 56 डिसमिल पोखर है। और बाद जैसे 3-4 बार हमरा सबको केस कर चुकल है, केस हम दूधा जीती गेली हम सब, एक हमारा पोखर है और कुछ नहीं हुआ। जैसे घाट बनने सीढ़ी कंचन बैठाना, हाँ राधे बैठा स्वर्गीय खत्म हो गए, वहीं कही है हमारा पोखर के। दौड़ धूप कर हिना थाना पुलिस पैसा दे दिल, बस कोई नहीं लो। यहाँ करीब 40 घर हमारे सब छे पोखरी, खाली पोखरी 40 घर। हाँ, बिहार सरकार जमीन है, पर्चो मिल रहा है, 2 कट्ठा 1 कट्ठा के पर्चो मिली गल है। उन्डा जितना पर्चो मिल रहा सब लिखा पढ़ी करी देर नहीं, खाली पोखर दबा दे कि ऊपर लो हमरे के।
आवेदन कहीं दिला? हाँ आवेदन देने सीओ साहब दिले क्या बार तक चुके लिए तो 2-3 बार पटना भी भेज दिल छी हम रिसीविंग नवा बिहार सरकार लगा पूरा गाँव के दरखास्त लगा कर हम नाम दस्तखत करा भेज छी सर। नहीं कुछ नहीं कुछ कार्रवाई नहीं हुई छी। हर वक्त कंचन रजक धमकाने आता है। क्या धमकाता? धमकाता है कि बिहार सरकार है, मेरा पोखर है, ई हमारा पोखर है। बिहार सरकार? हाँ बिहार सरकार है। ये सब जो है हमको कागज बना है, जिससे ये जमीन लिया था उसका कागज हमको दिया है लिख करके। वो कैसे कह रहा है मेरा? कोर्ट से अति हमको कागज धमकाने आता है। हम लोग गरीब है। हम मामला से ये बात है ना से पोखर तो चेकबे करे, मगर पोखर बिहार सरकार के बिहार सरकार से हमरा सतावे छे। कंचन रोड नहीं बना दे हमरा के बड़ी डरा पानी में अवैध के पार होई छिए। हाँ मोर बिहार सरकार में छिए। प्रमाण कुछ कागज ना हमरा पास कोई कागज नहीं छे। हाँ नहीं रहे छिए। हाँ कितना दिनों से रहे छिए? 50 साल से। अब खबर बिहार के रोहतास जिले से है, जहां पर करगहर अंचल में काम के बदले पैसा लेने का मामला प्रकाश में आया है। आपको बताते चले कि इस मामले में कनक सेमरिया गांव निवासी सुरेंद्र पांडे के द्वारा समाहर्ता के एक आवेदन जो है उसमें दिया गया है, और जिसमें कि उन्होंने कहा कि हमने अपनी जमीन के परिमार्जन के लिए जो है लगभग 11 महीने पहले आवेदन दिया था, लेकिन आज तक भी जमीन का परिमार्जन जो है वो नहीं किया गया है। और वहीं जमीन के परिमार्जन करने के नाम पर कर्मचारी राजेश कुमार पांडे के द्वारा काम करने के लिए 20,000 रुपए की रिश्वत ली गई, लेकिन आज तक भी इनके द्वारा काम नहीं किया गया है और उनका ट्रांसफर भी दूसरे पंचायत में हो गया है। हालांकि उनके द्वारा नए कर्मचारी से काम कराने की बात कही गई है, लेकिन आज तक भी उनका काम नहीं हो पाया है, और जिसको लेकर सुरेंद्र पांडे पिछले साल से करगहर अंचल कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं। है कि हम खैरा सावल के निवासी हैं। सिमरिया मेरा घर है, कनक सिमरिया। मैं परिमार्जन के लिए दिए थे कागज़ और पैसे गए कर्मचारी की बात, तो ऐसे नहीं होगा, पैसा मिलेगा तब हम करेंगे। तो 11 महीना हो गया, अभी कर देंगे नहीं किए, और उनका ट्रांसफ़र भी हो गया भोकरी पंचायत में। कौन कर्मचारी को पैसा दिए थे? ये राजेश कुमार पंडित को। राजेश कुमार पंडित को कितना पैसा दिए थे? 20,000 रुपया। और अभी तक काम नहीं हुआ? अभी तक काम नहीं हुआ। क्या बोलते हैं? बोलते हैं कि हम कर देंगे फिर नहीं किए। तो बोले कि हम उनका से पिछले कर्मचारी से नए कर्मचारी हम करवा देंगे। अब कर्मचारी के पास हम गए तो कहा कि हम नहीं जानते हैं, हमको कागज़ दीजिए। वो बोलते हैं कि उनको कहीं दे दिए। तो हम कहेंगे ठीक है, हम उसको बोलते हैं कि हमारा कागज़ दीजिए। अभी तक नहीं दिए हैं, न पैसा लौटा रहे हैं। इसलिए आप आवेदन दिए? हाँ, तो आवेदन हम जाकर वहाँ दिए। क्या नाम पड़े आपके? सुरेंद्र पांडे। पैसा लेन देन का कोई प्रूफ भी है? प्रूफ तो मेरे पास नहीं है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।